सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजीनियर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पावर मिल 2020 में। मैं अमृत। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा। ठीक है, तो इसमें जहाँ हमने कल एंड किया था वहीं से आज हम स्टार्ट करेंगे। कल हमारी ड्रिलिंग कंप्लीट हो गई थी। मैंने 2 तरीके से आपको ड्रिलिंग करना सिखाया था। ठीक है, तो हमारी ड्रिलिंग कंप्लीट हो गई थी। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि ये जो काउंटर है इस पर हमें इंटरपोलेशन रन करना है। ठीक है, ये काउंटर कंप्लीट करना है। तो काउंटर कंप्लीट करने के मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। जैसे जो पहला तरीका है कि या तो हम यहाँ कटर प्लंज कर सकते हैं या फिर हम यहाँ एंड मिल को इंटरपोलेशन मोड में चला सकते हैं। ठीक है, तो कटर प्लंज करना अभी आप लोगों के लिए सही नहीं रहेगा क्योंकि आप लोग अभी बिगिनर्स हो। तो सबसे बेस्ट रहेगा कि इंटरपोलेशन से ही हम ये काउंटर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कटर प्लंज करने का मतलब ये हुआ कि सपोज जितने का हमारा वो काउंटर है ऑलमोस्ट उतने का ही कटर हमें डायरेक्ट प्लंज करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा रिस्क है, उसमें कटर ब्रेक होने का चांसेस रहता है। तो हम इससे पहले इंटरपोलेशन करके देखते हैं। ठीक है, ड्रिलिंग हमारा डीएक्टिवेट हो गया, टूल भी डीएक्टिवेट हो गया। अब देखिए, अब हमें यहाँ ये देखना पड़ेगा कि हमें इंटरपोलेशन या काउंटर करना कहाँ है। तो ऑब्वियसली इन 4 होल्स में करना है, काउंटर होल्स में। तो अगर मैं डायरेक्ट ऐसे ही अगर टूल पाथ जनरेट करके बना देता हूँ, मैं जैसा कि आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार टूल पाथ में, टूल पाथ। ठीक है, हमारी ड्रिलिंग कंप्लीट हो गई थी, हमें काउंटर करना है। तो काउंटर करने के लिए हमें जो टूल पाथ सेलेक्ट करना होगा वो है फिनिशिंग। फिनिशिंग में जाकर जो सेकंड ऑप्शन है कांस्टेंट जेड फिनिशिंग। ठीक है, ये फिनिशिंग करने का ही काम आता है। अब हालांकि हमें यहाँ रफिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसमें बोल्ट ही डालना है तो ये डायरेक्ट फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो ओके करते हैं। ओके करते ही एक विंडो खुलेगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। देखिए ये खुल गया हमारे सामने। ठीक है, वर्क प्लेन हमारा वही रहेगा जो हमने क्रिएट किया है सेंटर से। नेक्स्ट ब्लॉक कैलकुलेटेड ऑलरेडी है। ठीक है, अब आते हैं टूल पे। ठीक है, तो हमें यहाँ कौन सा टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा ये हमें डिसाइड करना है। ठीक है, हम यहाँ एंड मिल चलाना चाहते हैं, हम यहाँ टिप रेडियस कटर चलाना चाहते हैं, हम लोग यहाँ कौन सा कटर चलाना चाहते हैं वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो जनरली ऐसे काउंटर के लिए हमें एंड मिल से ही हमारा काम हो जाता है। ठीक है, एंड मिल ही हम डायरेक्ट इंटरपोलेशन मोड में रन कर देते हैं। तो एंड मिल रन करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम कितने का एंड मिल रन कर सकते हैं। ठीक है, पता चला कि ये डाया 10 का है और हमने 12 से प्रोग्राम बना दिया तो वो कटिंग तो करेगा लेकिन वो डाया भी उतना ही बड़ा बना देगा। सपोज 10 mm का वो डाया है तो 2 mm पर साइड यानी 4 mm वो इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक मिनट, होम में जाकर मेजर में जाकर डायमीटर देख लेना है ये कितना है, 14 डाया है। ठीक है, ये चारों सेम है तो चारों 14 डाया ही होगा। ओके, ठीक है, हमने मेजर कर लिया। अब नेक्स्ट क्या मेजर कर लेते हैं हम कि ये डेप्थ कितनी है। ठीक है, ये टॉप सरफेस से है यहाँ तक की डेप्थ कितनी है। डेप्थ मेजर करने के लिए ऑप्शन है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट देख रहे हैं आप, 9 mm की ये डेप्थ है। ठीक है, तो हमें 14 डाया का काउंटर करना है 9 mm डेप्थ तक। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर हम ऐसे डायरेक्ट बनाते हैं तो अब देखिए क्या होता है। एक बार देखते हैं डायरेक्ट बनाकर कहाँ कहाँ वो टूल हमारा जाता है, कहाँ कहाँ टूल जनरेट होता है। तो डाया 14 है तो हम डायरेक्ट 14 का कटर तो चला नहीं सकते। 14 का कटर आई थिंक मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है मे बी। तो हमें यहाँ या तो हम 10 का कटर चला सकते हैं या 12 का। तो ये भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि सपोज हम 12 का कटर चलाते हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 mm का गैप बचेगा, 1 mm इस साइड और 1 mm उस साइड। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब अगर गैप कम है तो उसमें चिप जो है, जो कटिंग मटेरियल है वो फंस जाता है। खासकर एल्युमिनियम के केस में वो मटेरियल फंस जाता है, स्टक हो जाता है और स्टक होने के कारण वो बोर ज़्यादा बड़ा हो जाता है। वो स्टक हो गया तो टूल उस पर रन करेगा तो वापस एक्स्ट्रा कटिंग करेगा। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि गैपिंग ज़्यादा होनी चाहिए, कम ना हो। तो सपोज़ 14 का अगर डाया है तो हम 10 का एंड मिल चला सकते हैं। 10 का एंड मिल चलाने का मतलब 4 mm का गैप आएगा, 2 mm पर साइड। तो ये हमारे लिए इनफ है। ठीक है,
10 कैंडल मिल, इसकी लेंथ 40 mm। अगर आप चाहें तो सैंक बना सकते हैं, सैंक पर क्लिक करके प्लस सैंक, ये मैंने सैंक इतना ही रहने दिया, ठीक है। अगर आप चाहें होल्डर बनाना तो होल्डर भी बना सकते हैं। लेंथ 40 mm, अपर डाया 30 mm, लोअर डाया 30 mm, ओवर हैंग 20, ओवर हैंग 50। ये हमारा कटर हो गया रेडी, ठीक है। चेक करते हैं, 1 मिनट। इसमें अगर आप टूल नंबर देना चाहते हैं, सपोज हमारी सेंटर ड्रिल पहला टूल था, उसके बाद 8.5 की ड्रिलिंग सेकंड टूल था, उसके बाद ये हमारा थर्ड टूल है। और इसमें फ्लूट कितना है, इसमें फ्लूट 4 है, ठीक है। क्लोज कर दिया हमने इसको। नेक्स्ट हम आते हैं मशीन टूल में कुछ लिमिट को मैं ये अभी समझाऊंगा, ठीक है। पहले हम बिना लिमिट के ही कैलकुलेट करके देखते हैं। उसके बाद स्टॉक एंगेजमेंट में कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट है पैरामीटर कांस्टेंट जेड, ठीक है। कांस्टेंट जेड में हमेशा यहाँ 2 ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, आइदर रीजन और लेवल, ठीक है। रीजन का मतलब क्या है कि जो एक कटर यहाँ से स्टार्ट होता है वो यहाँ फुल कंप्लीट करेगा, देन यहाँ मूव करेगा, ठीक है। देन यहाँ कंप्लीट करेगा, देन यहाँ मूव करेगा, देन कंप्लीट करके यहाँ मूव करेगा, ठीक है। लेकिन लेवल का मतलब क्या है कि सपोज यहाँ 1 mm का कट किया, फिर उसी लेवल पे जाकर यहाँ 1 mm कट करेगा, फिर सेम लेवल पर 1 mm यहाँ कट करेगा, और सेम उसी तरह एक लेवल 1 mm यहाँ कट करेगा। तो पहले 1 mm कट करेगा, फिर नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेगा 2 mm कटिंग, फिर यहाँ 2 mm, मतलब लेवल वाइज कट करेगा, ठीक है। जिसमें हमारा ज़्यादा टाइम लगता है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम यहाँ रीजन ही रखते हैं, ठीक है। एडिशनल स्टॉक नहीं चाहिए हमें, 0। अब यहाँ देखिए 2 तरीके से कटर हमारा रन कर सकते हैं, एक तो स्पायरल, एक नॉन स्पायरल। स्पायरल का मतलब जो हमारा कटर है वो ऐसे जिगजैग मोड में जलेबी की तरह घूमते हुए आकर कटिंग स्टार्ट करेगा, और जब वो यहाँ से सपोज कटिंग स्टार्ट किया तो वो इंक्रीमेंटल मोड में वो धीरे धीरे माइक्रोन लेवल पे डाउन होता जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बार एक लेवल पे सपोज 0.5 का कट लगा है, डेप्थ ऑफ कट, तो पहले 0.5 कट करेगा, फिर 0.5, फिर 0.5, ऐसे नहीं। वो 0.5 के हिसाब से वो डायरेक्ट कंटिन्यू डाउन होता जाएगा, कंटिन्यू डाउन, कंटिन्यू। सपोज यहाँ है तो यहाँ 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 ऐसे ऐसे कट करते करते वो माइक्रोन लेवल में सीधे सीधे डाउन होता जाएगा। ये अगर हम स्पायरल ऑन कर देते हैं, मैं इसे भी दिखाऊंगा, पहले हम बिना इसके ऑप्शन के ही कट करके देखते हैं। अंडर कट का यूज़ करते हैं जब जहाँ टी स्लॉट कटर का इस्तेमाल करना होता है, जहाँ ये सब नॉर्मल कटर नहीं पहुँच पाते, वहाँ यूज़ करते हैं इसका। इसको भी मैं करके दिखाऊंगा। मशीन डाउन टू फ्लैट, इसमें क्या है कि सपोज कटर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो मैंने 9 mm डेप्थ डाला, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना, ये पूरी जो सरफेस है, ये काउंटर का जो सरफेस है, ये क्लीन नहीं हो पाता है, ठीक है। हो सकता है 10 माइक्रोन 20 माइक्रोन ऊपर ही कटर कंप्लीट करके ऊपर चला जाए, तो ये कंप्लीट फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। फिनिशिंग अच्छी है इसीलिए हम इसे ऑन कर देते हैं, ताकि कटर एकदम इस सरफेस पे टच करना ही है, पूरा क्लीन करेगा टच करते हुए, ठीक है। और टॉलरेंस दे देते हैं 0.1, ठीक है। यहाँ हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं कट डायरेक्शन में, यहाँ टॉलरेंस भी 0.1 या 0.01 दे सकते हैं। अब आता है कट डायरेक्शन, क्लाइंब। क्लाइंब क्या होता है, जैसा कि जो ये क्लाइंब मिलिंग है, इसका मतलब होता है डाउन मिलिंग। इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे कन्वेंशनल जो मिलिंग होता है, इसका मतलब होता है अप मिलिंग। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है। पिक्चर को ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ये जो हमारा अप मिलिंग है इसे कहते हैं कन्वेंशनल मिलिंग। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कटर है वो ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। कटर ऐसे रोटेट कर रहा है जैसा कि आप एरो से देख सकते हैं, और जो फीड है वो इधर से सपोज ऐसे कटर रोटेट कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में फीड भी दी गई है। हमारा कटर इधर से इधर मूव कर रहा है, और जो हमारा जॉब है, जो हमारे एक्चुअल जिसकी कटिंग हो रही है, वो इधर से इधर मूव कर रहा है, एरो के हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, ठीक है। और जो क्लाइंब मिलिंग है, जिसे डाउन मिलिंग भी कहते हैं, हमारा कटर भी उसी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ठीक है। और ये जो हमारा ब्लॉक है वो भी उसी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, उसी डायरेक्शन में आगे जा रहा है, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन हो रहा है, कटर भी ऐसे रोटेट हो रहा है और हमारा ये पार्ट भी ऐसे ही जा रहा है, तो ये डाउन मिलिंग है, ठीक है। और ये अप मिलिंग, जिसे कन्वेंशनल मिलिंग, और ये क्लाइंब मिलिंग हो गई, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग पावर मिल में। तो देखिए
अगर इस पिक्चर को मैं फिर से एक बार दिखाऊं, आप लोग खुद सोचिए कि सबसे बेटर कटिंग और कम लोड टूल पे कौन से मिलिंग में आएगा, इधर अप मिलिंग में या डाउन मिलिंग में। ठीक है, ये आप लोग खुद सोचिए। तो देखिए, अगर ये कटर डायरेक्शन इधर से रोटेट हो रहा है, सपोज एंटी क्लॉकवाइज, जो हमारा पीस क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसमें क्या होता है, कटर को फुल स्ट्रेंथ मिलता है मटेरियल कट करने के लिए और अच्छी सी फिनिशिंग आती है। ठीक है, फिनिशिंग बहुत ही सुंदर आती है अगर ऐसे हम कटिंग करते हैं तो। ठीक है, और जो क्लाइंब मिलिंग है, इसमें क्या है, कटर जो है, कटर भी उसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और ये जॉब भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। इसमें क्या होता है ना, कई बार कटर स्लिप होने का, अगर बड़ा कटर हम यूज़ करते हैं तो रोटेशन में वो मटेरियल चिपक जाता है, वो सही से कटिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, लेकिन इस्तेमाल तो दोनों ही होता है। तो क्या होता है, इन दोनों का इस्तेमाल अगर देखें, अगर जहाँ ज़्यादा स्टॉक है, सपोज 3 mm 4 mm स्टॉक है और उस स्टॉक को कम करना है, उसे O2 या O3 या सॉरी O2 O3 नहीं 0.2 0.3 स्टॉक में लाना है फिनिशिंग के लिए, तो क्या करते हैं, कन्वेंशनल मिलिंग का यूज़ करते हैं। ये हैवी लोड, इस पर मतलब लोड ज़्यादा पड़ता है और अच्छे से कटिंग करता है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा स्टॉक है तो ये अच्छे से कटिंग करेगा। और पहली बार जब स्टॉक ख़त्म हो गया, रफिंग हमने कंप्लीट कर लिया, फिनिशिंग के लिए सिर्फ 0.2 0.3 स्टॉक छोड़ा है, तो लास्ट में आप ये क्लाइंब मिलिंग चला सकते हैं। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, इससे फिनिशिंग अच्छी आ जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ज़्यादातर हम अप मिलिंग यानी कन्वेंशनल मिलिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वापस ये बताएं। और जो ये एनी ऑप्शन है थर्ड, ये अगर इसे सेलेक्ट करते हैं तो जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा और जो भी बेस्ट पाथ होगा, ये ऑटोमेटिक ये हमारा पावर मिल उसको जनरेट कर देगा। तो जब आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो जाएंगे तो आप इस एनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खुद वहाँ चेक कर सकते हैं, इधर क्लाइंब करके या कन्वेंशनल करके, दोनों में कौन से में कम टाइम आ रहा है, और एक बार एनी करके देख सकते हैं, तीनों में से किस में कम टाइम आ रहा है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एनी कर दे रहा हूँ यहाँ पे। थिकनेस हमें छोड़ना ही नहीं है, हमें 0 0 रखना है, हमें कोई स्टॉक छोड़ना नहीं है। हाँ, अब यहाँ आता है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन क्या होता है, डेप्थ ऑफ कट, एक बार में वो टूल कितना कट लेगा इस मटेरियल में, तो डिपेंड करता है। अगर ये स्टील ब्लॉक है तो 0.5 0.4 इतना mm डेप्थ ऑफ कट सही रहता है, टूल भी ब्रेक नहीं होगा और कटिंग में हो जाएगी अच्छे से। अगर ये एल्यूमिनियम है तो इसमें आप आराम से 1 mm का डेप्थ ऑफ कट दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमने डाल दिया। नेक्स्ट, हाई स्पीड में कुछ भी चेंज नहीं करना है, इन सब सेगमेंट्स में कुछ भी चेंज नहीं, जैसा है बाय डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। टूल एक्सिस भी यही रहेगा। वर्क प्लेन यहाँ ऑलरेडी सेलेक्टेड है, रैपिड मूव में। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर रखा है पहले से ही। ठीक है, मूव क्लियरेंस में कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब आते हैं लीड एंड लिंक में। लीड इन देखिए क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है, लीड इन में क्या है कि जो हमारा टूल पाथ है, जो भी हमारा ये टूल है, सपोज हमने कौन सा टूल लिया है, 10 Nm लिया है। ठीक है, तो देखते हैं लीड इन में क्या क्या ऑप्शन है। देखिए, जो पहला ऑप्शन है सरफेस नॉर्मल आर्क। ठीक है, सरफेस नॉर्मल आर्क का मतलब क्या होता है, टूल हमारा जब कट करेगा एक कंप्लीट राउंड, तो ये जो रेडियस है इसके अकॉर्डिंग हमारा टूल जो भी हम यहाँ वैल्यू डालेंगे, सपोज लीनियर मूव 1 mm, एंगल 60 डिग्री और रेडियस 1 mm। तो देखिए, मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। सेकंड चॉइस में कुछ रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लीड आउट भी सेम होगा, लीड आउट भी सेम करते हैं, लीड इन की तरह लीड आउट भी सेम हो गया। ठीक है, मैं एक बार कैलकुलेट करके दिखाता हूँ एक एक ऑप्शन से क्या क्या आता है, फिर मैं वहाँ समझाऊँगा आपको मैं। हाँ, लिंक में क्या होता है, जब भी हम कहीं फिनिशिंग करते हैं तो पर्सनली मैं देखता हूँ, मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया है कि ऑन सरफेस इंक्रीमेंटल ये जो टूल पाथ, ये जो लिंक हम प्रोवाइड करते हैं, इसमें सबसे कम साइकिल टाइम जनरेट होता है। ठीक है, पार्ट बहुत जल्दी फिनिश होता है। ठीक है, तो ये लिंक बार बार चेंज करके आपको देखना पड़ेगा कि किस में कम साइकिल टाइम आ रहा है, वही लिंक आप, प्लस हमारा जो कहीं टच भी नहीं हो चाहिए, कहीं कोलिजन भी नहीं होना चाहिए, ये सब देखना पड़ता है। ठीक है, और ये सब है। स्टार्ट पॉइंट सेम फीड एंड स्पीड में आ जाते हैं। अब एंड मिल है तो अगर एल्यूमिनियम ब्लॉक है तो 4000 RPM, फीड हम डाल देंगे 1200, और ये जो प्लंजिंग फीड है ये हम डाल देंगे 300। ठीक है, ये सब कैलकुलेट करना सीखेंगे हम लोग। एक बार मैं सिर्फ देखते हैं कैलकुलेट करके क्या आता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है कैलकुलेशन में।
कैलकुलेशन हो रहा है। फिर इसके बाद हम अलग अलग पैरामीटर्स चेंज करके भी देखेंगे कि क्या कैसे कैसे कैलकुलेट हो रहा है। देखिए ये हमारा टूल पाथ जनरेट हो गया है। अब देखिए मुझे तो करना था सिर्फ काउंटर, बट ये तो टूल पाथ हमारा यहाँ भी चल गया है। ठीक है, यहाँ तो चलना नहीं चाहिए क्योंकि अभी मैं यहाँ कोई ऑपरेशन कर नहीं रहा हूँ। हो सकता है मैं यहाँ 10 एंड मिलना चलाकर मैं कोई इंसर्ट कटर, बड़ा कटर 25 का या कोई फेस कटर चला सकता हूँ। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता था कि कहीं भी अगर एक सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में हमें टूल पाथ जनरेट करना है, किसी पर्टिकुलर एरिया में कटिंग करनी है, तो उसके लिए हम बाउंड्री बनाते हैं। वो बाउंड्री क्या करता है कि वो पर्टिकुलर उसी एरिया में ही वो टूल पाथ जनरेट होगा, बाकी और एरिया में कहीं नहीं होगा। अब ये सिंपल पार्ट है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि टूल पाथ जनरेट हो गया, इसे मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। लेकिन सपोज़ कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई टिपिकल पार्ट आ गया, उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ कहाँ टूल पाथ जनरेट हुआ है। ठीक है, तो उसमें फिर कोलिजन हो जाएगा, पीस रिजेक्ट हो जाएगा, टूल ब्रेक हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए किसी पर्टिकुलर एरिया में काम करने के लिए बाउंड्री का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम बाउंड्री बनाना भी सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि बाउंड्री कई तरीक़ों से बना सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करके क्रिएट ऑप्शन पे जाके बाउंड्री पे भी, या फिर सपोज़ इसको पहले एक्टिवेट करते हैं। और ये जो लिमिट ऑप्शन है, ठीक है, लिमिट में देखिए यहाँ बाउंड्री शो कर रहा है। बाउंड्री में जाकर यहाँ क्लिक करके नन, एक मिनट आ नहीं रहा है यहाँ से बाउंड्री, यहाँ से एक मिनट, क्रिएट ए ब्लॉक बाउंड्री। ठीक है, इस ऑप्शन पे आप देख सकते हैं इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है क्रिएट ए यूज़र डिफाइंड बाउंड्री। यहाँ मैं डिसाइड करूँगा कि बाउंड्री कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर क्लिक करते हैं और मॉडल पर क्लिक करते हैं। जैसे मॉडल पर क्लिक करेंगे तो ये जितना भी ये एरिया प्लस ये एरिया भी ये कवर कर लेगा। तो पहले मॉडल पर क्लिक कर देखते हैं हम लोग। सॉरी, ये हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा सरफेस। ये मैंने सरफेस सेलेक्ट किया, ये मॉडल पर क्लिक किया मैंने। ठीक है, एक्सेप्ट। अब आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ बाउंड्री बन गया, ये आउटर भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। तो फिर से वही प्रॉब्लम हो जाएगी, हर जगह टूल जनरेट हो जाएगा। तो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, जो हमारी बाउंड्री बनी है उसे कर्व एडिटर में जाकर डिलीट कर दूँगा। इसे सेलेक्ट करके लेफ़्ट क्लिक से सेलेक्ट करें या इस पर जाकर डायरेक्ट क्लिक कर दें और डिलीट बटन दबा दें, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारी बाउंड्री सिर्फ यहीं हमें रखना है क्योंकि हमें यही टूल पाथ जनरेट करना है। ठीक है, और इसे करते हैं ओके। फिर से उसमें जाके सेटिंग, टूल पाथ में जाकर सेटिंग, और सेटिंग में जाके इनेबल करते हैं इसे, और वापस लिमिट में जाके एक नंबर सेलेक्ट करते हैं। देखिए हमारी सेलेक्ट करते ही बाउंड्री ये एक्टिवेट हो गई। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं। अब देखिए इस बार सिर्फ जो बाउंड्री थी उसके अंदर ही टूल जनरेट हुआ है। ठीक है, उसके बाहर टूल जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब हमने स्पायरल चूज किया था, तो देखते हैं स्पायरल कैसे काम करता है। ये देखिए, ये दिख रहा है, एक बार कट लेने के बाद कंटिन्यू माइक्रोन लेवल पे डाउन आते जा रहा है, डाउन आते जा रहा है, डाउन आते जा रहा है। इसे कहते हैं स्पायरल मिलिंग। ठीक है, आप डिसाइड कर सकते हैं जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे एक्चुअल कंपनी में, तो आप डिसाइड कर सकते हैं किस तरह की मिलिंग चाहिए आपको, किस में कम साइकिल टाइम आ रहा है, किस में अच्छी फिनिशिंग आती है। ये सब काम करते करते आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये स्पायरल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, स्पायरल ऑफ करके देखता हूँ। इनेबल करते हैं कांस्टेंट जेट पैरामीटर। इसमें सॉरी हमने स्पायरल ऑन नहीं किया था, सॉरी ये उल्टा हो गया। स्पायरल ऑन नहीं किया था तो ऐसा था। अब मैं स्पायरल ऑन करके दिखाता हूँ। ठीक है, सपोज मैंने स्पायरल ऑन कर दिया और कैलकुलेट किया। देखिए स्पायरल कैसे आ रहा है। एक मिनट, मैं इसको इस टूल पाथ को कॉपी कर देता हूँ ताकि दोनों आप देख पाएँ, दोनों में अंतर क्या है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये स्पायरल हो गया और ये विदाउट स्पायरल। इसमें सेटिंग थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसमें हम लोग स्पायरल ऑफ कर देते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हमारा विदाउट स्पायरल है और मैं एक स्पायरल वाले को भी ऑन करके हाईलाइट करता हूँ। ये देखिए, मैं फ्रंट व्यू डालता हूँ, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। दिख रहा है,
जहाँ बिना, ये जो ग्रीन लाइन है विदाउट स्पायरल है और जो ग्रे लाइन है ये स्पायरल है। तो स्पायरल को मैं एक बार ऑफ करता हूँ। ये देखिए बिना स्पायरल वाला पहले एक लेवल पर कट कर रहा है, तब दूसरे लेवल पर आ रहा है, तब तीसरे पर आ रहा है, तब चौथे पर आ रहा है, ऐसे कर रहा है बिना स्पायरल वाला। ठीक है, अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ और स्पायरल वाले को ऑन करता हूँ तो ये देखिए स्पायरल, ये कंटिन्यू इंक्रीमेंटल मोड में डाउन आते जा रहा है, माइक्रोन लेवल पर कंटिन्यू डाउन आते जाएगा और कंप्लीट फिनिशिंग, इसमें फिनिशिंग अच्छी आती है स्पायरल में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्पायरल विदाउट स्पायरल का। अच्छा, अब हम टाइम कैलकुलेशन भी देखते हैं। ठीक है, किस में ज़्यादा आ रहा है, अगर दोनों में इक्वल टाइम आया तो हम ऑब्वियसली स्पायरल का यूज़ करेंगे। तो साइकिल टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, ये जो हमारा टूल पाथ है इस पर राइट क्लिक करने के बाद ये जो स्टैटिस्टिक्स ऑप्शन है इस पर क्लिक करिए। देखिए टोटल टाइम मेरा जो आ रहा है वो 32 सेकेंड आ रहा है। ठीक है, 32 सेकेंड में ये हमारा टोटल कंप्लीट हो जाएगा। नंबर ऑफ लिफ्ट यानी हमारा टूल कितनी बार उठ रहा है, टोटल 4 बार उठ रहा है। हमें प्रोग्रामिंग करते वक्त ये ध्यान देना होता है कि नंबर ऑफ लिफ्ट जितना कम हो उतना ज़्यादा एक्यूरेसी, उतनी ज़्यादा मतलब जल्दी पार्ट फिनिश होता है। नंबर ऑफ लिफ्ट ज़्यादा होगा तो फिर हमारा टूल बार बार उठेगा, बार बार कट लगाएगा, तो इसमें साइकिल टाइम ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें 32 सेकेंड आ रहा है, ये है कौन सा है, ये स्पायरल वाला है। ठीक है, अब देखते हैं बिना स्पायरल के। देखिए बिना स्पायरल में 33 सेकेंड आ रहा है, यानी 1 सेकेंड एक्स्ट्रा लग रहा है। तो हालांकि ये तो छोटा सा ऑपरेशन था इसलिए 1 सेकेंड का अंतर आ रहा है, कोई बड़ा ऑपरेशन होता तो ये सेकेंड, ये जो अंतर है ये मिनटों में हो जाता। ठीक है, तो यहाँ आपने समझा कि स्पायरल वाला ज़्यादा इजी है और ज़्यादा जल्दी कंप्लीट कर रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ आप समझ में आ गया है। अब हमारा देखते हैं कि ये जो टूल है ये हमने 10 एनमिल बनाया है, ये कहाँ तक जा रहा है। सपोज मैंने 10 mm डाला है। ठीक है, तो नहीं, मैंने तो कोई अभी वैल्यू डाली नहीं है क्योंकि ये जो काउंटर है ये ऑलरेडी 14 का है, तो यहाँ तक तो 10 mm का टूल जा सकता है। लेकिन ये जो ड्रिल होल है ये तो 8.5 है, तो इसमें टूल तो जा ही नहीं सकता 10 फ्लैट। ठीक है, तो ऑटोमेटिक वहीं तक जनरेट करेगा, लेकिन कहाँ तक ये वैल्यू देखनी है मुझे कि कहाँ तक ये जा रहा है। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़, ये देखिए जेड हमारा एग्जैक्ट -9 mm यानी 9 mm तक कट कर रहा है, जहाँ तक हमारा वो काउंटर सरफेस है। ये जो सरफेस है ये टोटल 9 mm। अगर इसको भी चेक करना है कि इसका डेप्थ कितना है, इसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं, ये भी 9 mm है। ठीक है, तो हमारा टूल भी 9 mm जा रहा है और ये डेप्थ भी 9 mm, यानी एग्जैक्ट हमारी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो ये हमारा काउंटर कंप्लीट हो गया। इसका सिमुलेशन देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, अगर जितने का डाया है उससे अगर 2 mm कम का टूल, 3 mm या 4 mm कम का टूल डालते हैं तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। नहीं तो अगर बड़ा 14 का डाया है और 12 का टूल डालता हूँ 12 mm का, तो वो बहुत फास्ट रोटेट करेगा और वो हो सकता है पीस डैमेज भी हो जाए मेरा। तो कोशिश करना यही है कि जितने का डाया है, काउंटर डाया, उससे 4 mm कम का ही टूल डालें ताकि पर साइड 2 mm मिनिमम 2 mm गैप मिल जाए चिप्स निकलने के लिए। ठीक है, ये हमारा काउंटर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसकी रफिंग और फिनिशिंग में। ठीक है, इसकी रफिंग और फिनिशिंग, इसकी रफिंग और फिनिशिंग से पहले मैं आप लोगों को दूसरा चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि मैं कुछ बाउंड्री के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए बाउंड्री बनाना देख लेते हैं हम लोग। इस बाउंड्री को मैं पहले डीएक्टिवेट कर देता हूँ। डीएक्टिवेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई नहीं। अब हम थोड़ा सा बाउंड्री के बारे में सीख लेते हैं। तो बाउंड्री बनाने के लिए इस पर एम्प्टी स्पेस में आकर राइट क्लिक में क्रिएट में थर्ड ऑप्शन बाउंड्री में बहुत तरीके के ऑप्शन है। जैसे पहला ऑप्शन है ब्लॉक, मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ। ब्लॉक पर क्लिक करने के बाद अप्लाई, देखिए ये जो हमारा टोटल आउटसाइड जो ब्लॉक है, टोटल आउटसाइड जो इसका डिस्टेंस है, इधर लेंथ विड्थ जो भी हो,
उसके अकॉर्डिंग इसने बाउंड्री बना दी। इसे हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। टोटल बाहरी सरफेस पिक किया है इसने, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्रिएट बाउंड्री रेस्ट बाउंड्री क्या होती है, इसे अब यहाँ नहीं दिखा सकता मैं, क्योंकि रेस्ट बाउंड्री होती है कि सपोज कोई बड़ा सा जॉब है, बड़ा वर्क पीस है, उसमें मैंने पहले किसी बड़े कटर से सपोज 25 रेडियस से मैंने कटिंग कर लिया, तो 25 इंसर्ट टूल जो है वो हर जगह एकदम अच्छी फिनिशिंग नहीं देगा। हो सकता है जहाँ 10 mm का रेडियस हो तो वहाँ तो वो टूल जा ही नहीं पाएगा, तो वहाँ मटेरियल छूट जाएगा उस कोने में, ठीक है। अब सपोज मैं इसी में आपको एग्जांपल दूँ, तो अगर मैं 25 इंसर्ट कटर से कटिंग करता हूँ तो यहाँ तो रेडियस मेरा 6 है, 6.35 है, हमने मेजर किया था, तो वो 25 कटर का रेडियस तो 12 होगा और यहाँ रेडियस 6 है, तो वो तो पूरा कंप्लीट करेगा ही नहीं। वो क्या करेगा, वो बाहर से ऐसे निकल जाएगा, तो बीच में तो मटेरियल बच जाएगा मेरा कुछ रेडियस में। तो इसको कट करने के लिए इस बड़े कटर के रेफरेंस में हम रेस्ट मिल चलाते हैं। मैं समझाऊंगा आपको नेक्स्ट, जब हम इसको कंप्लीट करके नेक्स्ट मॉडल इंपोर्ट करेंगे उसमें ज़्यादा बेटर आपको समझा पाऊंगा। तो उसी रेस्ट मिल को चलाने के लिए हमें रेस्ट बाउंड्री बनानी पड़ती है, ठीक है। आप लोग फिलहाल इतना ही याद रखिए, आगे मैं इसको रेस्ट बाउंड्री बना कर दिखाऊंगा। सिलेक्टेड सरफेस जिससे आपको पता ही है, मैंने ये सरफेस सेलेक्ट कर लिया, क्रिएट बाउंड्री सेलेक्टेड सरफेस, ये अप्लाई, नो टूल डिफाइंड फॉर बाउंड्री, ओके टूल डिफाइन कर देते हैं यहाँ से। सपोज मुझे किस टूल के लिए चाहिए, मुझे बॉल नॉच के लिए चाहिए, बॉल नॉच कितना, 6 का बॉल नॉच। मैं जैसे एक रैंडम डेटा एंट्री कर रहा हूँ और मैंने अप्लाई कर लिया। अब देखिए ये 6 बॉल नॉच के हिसाब से इसने बाउंड्री क्रिएट कर दी, ठीक है। ये सेलेक्ट सरफेस एरिया का बाउंड्री तरीका है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, शैलो भी यहाँ भी दिखाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। शैलो क्या होता है, कहीं भी अगर टेपर एरिया है, कुछ डिग्री में एरिया है, एंगल में एरिया है, 3D में एरिया है, तो उस 3D एरिया में हमें कौन सा टूल चलाना है, मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ। देखिए शैलो बाउंड्री तभी बनेगा जब हमें टूल डिफाइन करेंगे। सपोज मुझे बॉल नॉच चलाना है 8 mm का, ठीक है, क्लोज और अप्लाई। देखिए ये जो पहले आपने बाउंड्री देखी थी और इस बाउंड्री में देखिए कितना अंतर है। ये इस कॉर्नर को ना पकड़ के कॉर्नर से थोड़ा सा और इधर आ गया है। क्यों आ गया है, क्योंकि इसने 8 बॉल नॉच के हिसाब से शैलो बाउंड्री बनाई है। अब इसमें अगर हम 8 बॉल नॉच रन करेंगे तो परफेक्टली रन हो जाएगा, ठीक है। तो टूल के हिसाब से बाउंड्री बनाते हैं, इसको कहते हैं शैलो बाउंड्री। यहाँ भी देख सकते हैं ये 2 के बीच में। अब जो हमारे 8 बॉल नॉच अगर हम रन करते हैं तो वो हमारे इस बाउंड्री और इस बाउंड्री के बीच में ही पॉसिबल है। ये मॉडल ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर ले रहा है ये टूल पाथ कि कहाँ ये 8 का बॉल नॉच रन हो सकता है, ठीक है। तो उसी के बीच में ही वो 8 बॉल नॉच रन होगा। तो टूल के हिसाब से ये शैलो बाउंड्री बनती है, ठीक है। तो ये बाउंड्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो बाउंड्रीज है उसे हम देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। अभी हमने शैलो तक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट ये बाकी के जो ऑप्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए जितना मैंने बताया है, ठीक है। काउंटर पे इस पर इंटरपोलेशन सीखिए, अलग अलग पैरामीटर्स चेंज करके देखिए। बाउंड्री बनाना सिखाया मैंने, जो 3 ऑप्शन इस पर बाउंड्री बना कर देखिए। अगर कोई आपके पास अगर मॉडल है तो उस पर आप बाउंड्री बना कर देख सकते हैं, सरफेस एरिया सेलेक्ट करके बाउंड्री बना सकते हैं। तो धीरे धीरे आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। एक ही क्लास में अगर मैं पूरा बता दूँ तो हौच पौच हो जाएगा। धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट क्लास में हम फिर से बाकी की बाउंड्री के सारे ऑप्शन सीखेंगे और इसकी रफिंग और फिनिशिंग सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।